नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है आखिरी कर्तव्य। 70 वर्षीय कनक जी उस पोस्ट ऑफिस के बाहर बैठी सबसे हाथ जोड़कर रोते हुए बस गिड़गिड़ाए जा रही थी। बेटा, जरा एक बार फिर से देखो ना, मेरे बेटे की चिट्ठी जरूर आई होगी। पिछले 1 महीने से अपने बेटे की चिट्ठी की राह देख रही थी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा बेटा मुझे चिट्ठी ना भेजे। मुझे अपने बेटे की बहुत याद आती है, लेकिन 1 महीने से उसकी कोई खबर नहीं आई। कहाँ है मेरा लाल? ठीक तो है ना? इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। कनक जी की ऐसी दशा देखकर सारे कर्मचारी की आंखें भर आई, लेकिन किसी में भी उन्हें सच्चाई बताने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। कनक जी करीब 1 महीने से लगातार पोस्ट ऑफिस के चक्कर लगा रही थी कि शायद आज उनके बेटे की कोई खबर मिले। कोई तो चिट्ठी आई होगी। ऐसा नहीं था कि उनके बेटे ने उन्हें चिट्ठी नहीं भेजी थी, लेकिन कनक जी की अपने बेटे के लिए तड़प देखकर वह चिट्ठी वही एक कर्मचारी ने छुपा ली थी, क्योंकि अगर उन्हें सच्चाई पता चल जाती तो उनका कलेजा फटकर बाहर आ जाता। इसलिए वह सारे कर्मचारी हर बार झूठ बोलते थे। कनक जी का बेटा पीयूष अपनी माँ के सपनों को पूरा करने के लिए बाहर नौकरी करने गया हुआ था। अपनी माँ को दर दर की ठोकरें खाते हुए उसने बहुत करीब से देखा था। इसलिए जब वह बड़ा हुआ तो हमेशा माँ के आंसू पोंछते हुए कहता है, माँ, अब समझो, दुख के दिन बीत गए। अब मैं अपनी माँ को रानी बनाकर रखूंगा। बेटे के मुंह से इतना सुनते ही कनक जी की खुशी से चहक जाती हैं। और फिर वह दिन आता है जब वह माँ को छोड़कर विदेश चला जाता है और कनक जी अपने भतीजे और उसकी पत्नी के साथ एक घर में रहती हैं और बेटे की राह में रात भर तारे गिनती रहती हैं। पर शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। लेकिन धीरे धीरे वह अब उन लोगों पर बोझ बनती जा रही थी। एक दिन वो चाची, आपको क्या लगा? पीयूष आपको महीने का खर्चा नहीं भेजेगा, फिर भी हम आपको अपने साथ रखेंगे। अरे, हमने क्या यहाँ पर वृद्धाश्रम खोल रखा है? वह तो पीयूष महीने का खर्चा भेज देता है और आप घर का काम कर लेती हैं, तो हमें इतनी दिक्कत नहीं होती थी। अब वह बहुत कम पैसा भेजने लगा है। फिर आए दिन आप बीमार पड़ जाती हैं, तो यह दवाइयों का खर्चा कौन उठाएगा? तो हमें माफ करो। नवीन अपनी चाची कनक जी से कहता है। कनक जी बोली, बेटा नवीन, वह कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारी चाची हूँ और तुम्हारा भाई ना जाने क्यों आजकल पूरे पैसे नहीं भेज पा रहा है। पर यह भी तो देखो, हमारे हिस्से का जितना भी खेत है उसका अनाज पानी भी तो तुम ही रखते हो। और मेरी जगह अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो क्या तुम उससे भी घर का काम करवाते? तभी नवीन की पत्नी ललिता आई और बोली, बहुत हुआ आपका। मेरी सास नहीं है आप कि मैं आपकी सेवा करूं। पहले तो वह साल में 2-3 बार आकर देख जाते थे, पर 6 महीने से देख रही हूँ इतने कम पैसे भेजते हैं, ऊपर से आते भी नहीं हैं। कहीं मरमुरा तो नहीं गए? शुभ शुभ बोलो बहू, यह कैसी बातें कर रही हो? हे ईश्वर, उसे मेरी भी उम्र लगा दो। ना जाने मेरे बच्चे पर क्या विपत्ति आई है, जो इतने दिनों से अपनी माँ को देखने भी नहीं आया। तुम सब तो मेरे अपने हो, इसीलिए तो वह मुझे तुम लोगों के भरोसे छोड़कर गया है। अगर मेरे पति या मेरी कोई औलाद होती तो क्या मुझे इतना सुनना पड़ता? नवीन बोला, चाची, अब मैं इससे ज्यादा आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। मेरे भी बच्चे और घर की जिम्मेदारी है। मानता हूँ मेरे माँ बाप के गुजर जाने के बाद आपने मेरी बहुत मदद की, मुझे पढ़ाया लिखाया, पर इससे ज्यादा
अब मैं नहीं कर पाऊंगा। कनक जी बोली, बेटा अब तुम नहीं करोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी। ललिता बोली, ए बुढ़िया, ज्यादा दिमाग मत खराब कर। काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। घर का एक काम नहीं करती हैं, ऊपर से तीनों टाइम खाना चाहिए। चल निकल जा यहाँ से। कनक जी बोली, पर बहू, इस घर में मेरा भी तो हिस्सा है। तुमने पहले मेरे ऊपर के दोनों कमरों पर कब्जा कर लिया और मुझे यहाँ नीचे इस अंधेरी कोठरी में भेज दिया। अब यहाँ से भी मुझे निकाल रही हो तो मैं कहाँ जाऊंगी। यह तो सरासर नाइंसाफी है। मेरा बेटा आ नहीं रहा है तो क्या हुआ, तुम लोग मेरे साथ धोखा करोगे। आस पड़ोस के कुछ लोग देखने लगे तो नवीन धीरे से ललिता को बोला, ललिता, सब देख रहे हैं। अगर तुम्हें इन्हें घर में नहीं रखना है तो बरामदे पर रहने दो। अरे खाने पीने मत देना, धीरे धीरे अपने आप मर जाएंगी, फिर संपत्ति हमारी होगी। मुझे लगता है पीयूष ने शहर में शादी कर ली होगी और मजे ले रहा होगा, इसलिए लौट कर नहीं आया है। ललिता बोली, अच्छा, तो वह वहां शहर में मजे लेंगे और मैं यहाँ उनकी माँ की देखभाल करूंगी। मैं क्या इनका ठेका लेकर रखा है। नवीन बोला, तुम समझती क्यों नहीं हो। अगर वह लौट कर नहीं आएगा तो सब कुछ हमारा होगा। ललिता बोली, सुन लो जी, अगर बुढ़िया 6 महीने और साल भर में नहीं मरी तो मैं घर से धक्के मार कर इन्हें निकाल दूंगी और अब वह घर के अंदर नहीं रहेगी। बरामदे पर जो भूसे वाली कोठरी है उसमें इनका खाट लगा दो। इतना कहकर ललिता ने 2 सूखी रोटी और दाल कनक जी के सामने रख दी और वह मुंह बनाकर चली गई। नवीन बोला, चाची देख लो, आपके लिए मैंने अपनी पत्नी से भी नाराजगी मोल ले रहा हूँ। और थोड़ा बहुत घर का कामकाज किया करो, वरना जंग लग जाएगा आपके शरीर में। आपका बेटा तो देखने भी नहीं आता है, मैं कितने ही दिन करूंगा। इतना कहकर वह भी चला गया। अगले दिन महीने की आखिरी तारीख थी। कनक जी दरवाजे के बाहर टकटकी लगाए बैठी थी। तभी सामने पोस्टमैन पंकज आया। अम्मा कैसी हो, यह लो अपना मनी ऑर्डर। कनक जी अपनी आंखों पर चढ़े चश्मे को उतारकर आंचल से साफ करके पहने उनकी आंखों में चमक थी। बेटा बड़े दिन बाद तुम आए, सब कुछ ठीक तो है ना। पंकज बोला, अम्मा मैं तो भला चंगा हूँ, अब आपका बेटा पैसे भेजेगा तभी तो हम में से कोई आएगा। और वैसे भी गांव गया था, हो सकता है इस बीच में आपके बेटे ने पैसे नहीं भेजे होंगे, इसीलिए दूसरा डाकिया नहीं आया होगा। कनक जी ने बड़ी उम्मीद से कहा, बेटा क्या तुम एक बार मेरे बेटे से बात करवा दोगे। पंकज ने एक नजर उन्हें देखा, फिर उनकी बात को टालना चाहा और बोला, अम्मा आज मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि हर बार की तरह मैं आपके बेटे से बात करवा सकूं। कनक जी विनती करने लगी, बेटा क्या बताऊं, सब कहते हैं शायद मेरे बेटे ने शादी कर ली, इसीलिए अपनी माँ के पास आना नहीं चाहता। बस थोड़ी देर ही बात करवा दो, तुम्हारा बहुत एहसान होगा। पंकज बोला, अम्मा आप मुझे हर बार बात करवाने की जिद ना किया करो। यह कहते हुए उसने अपने मोबाइल पर कोई नंबर डायल किया और बोला, लो अम्मा बात कर लो, लेकिन ज्यादा बात मत करना, मेरे पैसे कट जाते हैं। इतना कहकर कनक जी की तरफ मोबाइल बढ़ा दिया। कनक जी मोबाइल पर अपने बेटे से हालचाल पूछने लगी। मिनट भर बात करके ही उन्हें संतुष्टि हो गई। उनके जुरीदार चेहरे पर मुस्कान छा गई और वह अपने सारे दुख दर्द भूल गई। पंकज बोला, अम्मा पूरे 1000 रुपए हैं, ध्यान से देख लो। इतना कहकर 100 रुपए के 10 नोट उनकी तरफ बढ़ा दिए। कनक जी ने
उन्हें ठहरने का इशारा किया तो डाकिया बोला, अब क्या हुआ अम्मा, यह 100 रुपए रख लो। पंकज बोला, क्यों अम्मा? उसने आश्चर्य से देखा। कनक जी बोली, हर महीने रुपए पहुंचाने के साथ साथ तुम मेरे बेटे से मेरी बात भी करवा देते हो, खर्च होता होगा ना? पंकज बोला, अरे नहीं, रहने दीजिए। वह लाख मना करता रहा, लेकिन कनक जी ने जबरदस्ती उसकी मुट्ठी में 100 रुपए थमा दिए कि तभी ललिता बाहर निकल कर आई और बोली, वो डाकिया भैया, इनका बेटा कम पैसे भेजता है या आप लोग पैसे मार लेते हो? 1,000 रुपए में आज के जमाने में होता क्या है? और आप चाची, यह पैसे पहुंचाना तो इसका काम है, तो आप इसे बख्शीश क्यों दे रही हैं? लाओ 100 रुपए वापस दो। पंकज ने चुपचाप 100 रुपए ललिता को वापस कर दिए। ना जाने इनका बेटा कहाँ मौज कर रहा होगा और हमारे सर पर यह बोझ की गठरी छोड़ गया। इतना कहते हुए वह कनक जी के हाथ से पैसे लेकर अंदर चली गई। पंकज को कनक जी की स्थिति को देखकर बहुत दुख हुआ। उसने कहा, अम्मा, आप यहाँ रहती ही क्यों हैं? कहीं और क्यों नहीं चली जाती हैं? अम्मा जी बोली, बेटा, अपनों ने मेरे दर्द को कभी नहीं समझा, पर तुम गैर होकर भी मेरे दर्द को समझ पा रहे हो। मैं यहाँ से कैसे जा सकती हूँ? कल को मेरा बेटा मुझसे ढूंढते ढूंढते यहाँ आएगा और मैं नहीं मिली तो वह उदास हो जाएगा। अब तो यह मेरी विनती हो गई है। ना जाने ईश्वर ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। यह पंकज को आशीर्वाद देती हुई अपनी डेहरी के भीतर चली गई। पंकज थोड़ी दूर खड़ा था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसका एक मित्र पुनित, जो इस कस्बे में मोबाइल की दुकान चलाता था। पंकज बोला, अरे पुनित, यहाँ कैसे? इस वक्त तुम अपनी दुकान पर होते हो ना? पुनित ने कहा। पंकज, भाई तुम हर महीने ऐसा क्यों करते हो? पंकज घबराते हुए बोला, मैंने क्या किया? पुनित बोला, हर महीने तुम इस बूढ़ी अम्मा को अपनी जेब से 100 रुपए देते हो और मुझे फोन पर इनका बेटा बनाकर इनसे बातें करने के लिए मुझे पैसे देते हो। पर ऐसा क्यों? आखिर यह तुम्हारी लगती क्या है? पुनित का सवाल सुनकर पंकज सकपका गया, मानो अचानक उसका कोई झूठ पकड़ा गया हो। लेकिन अगले ही पल उसने सफाई दी, भाई पुनित, ये रुपए इन्हें नहीं बल्कि समझ लो अपनी माँ को देता हूँ। पुनित बोला, मैं समझा नहीं। पंकज बोला, इनका बेटा कमाने के लिए गुजरात गया था। वह हर महीने उनके लिए पैसे भेजता था। बीच बीच में तो शायद मिलने भी आता था, लेकिन 6 महीने पहले एक दिन मनी ऑर्डर की जगह उसके एक दोस्त की इस बूढ़ी अम्मा के नाम से चिट्ठी आई। पुनीत बोला, चिट्ठी? कैसी चिट्ठी? क्या लिखा था उस चिट्ठी में? क्या तुमने देखा पढ़ा था? बताओ बताओ, फिर क्या हुआ? पुनीत की जिज्ञासा दुगुनी हो गई। पंकज बोला, हर महीने इन रुपयों के इंतजार में और बेटे की कुशलता की उम्मीद करने वाली इस बुढ़िया को यह बताने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि संक्रमण की वजह से उनके बेटे की जान चली गई और अब वह इस दुनिया में नहीं रहा। पुनीत बोला, क्या 6 महीने पहले उनके बेटे की मौत हो गई है? हे भगवान, और इस बेचारी को खबर भी नहीं। लेकिन यह तुम्हारी माँ नहीं है, तो तुम इन्हें पैसे क्यों देते हो? मैं जानता हूँ, उनके रिश्तेदारों को इनसे ठीक से बात तक नहीं करते। वह तो इसी फिराक में है कि कब इस बुढ़िया की मौत हो और इसकी संपत्ति पर वह अपना कब्जा जमा ले। मेरे भाई अपनों के लालच में न जाने कितने बूढ़े माता पिता चले गए हैं। फिर मैं और तुम क्या कर सकते हैं? पंकज बोला, एक समय था तब मैं भी अपनी माँ को हर महीने पैसे भेजता था, लेकिन अब मेरी माँ भी कहाँ रही। तो जब मैं इनको देखता हूँ तो इनमें मेरी माँ की छवि दिखती है। बहुत बड़ा कर्ज है इनका मुझ पर। हाँ, और कुछ तो नहीं कर सकता, बस यह
1000-2000 रुपए देकर उनकी उम्मीद को जिंदा रखना चाहता हूँ। पंकज से पैसे लेकर कनक जी का बेटा बनकर बात करके पुनीत भी एक अजनबी माँ के प्रति आत्मिक स्नेह से निशब्द रह गया और सिहर कर बोला, अगले महीने इनसे बात करने के लिए मुझे पैसे मत देना, मैं ऐसे ही बात कर लूंगा। इस क्षणिक सुख से इस बेचारी की परेशानी खत्म नहीं होगी। अगर तुम्हें कुछ करना है तो कुछ ठोस उपाय करो और कोई मदद चाहिए हो तो बताना। पंकज घर जाकर अपनी पत्नी नेहा से बोला, मैं तुमसे बताता नहीं था, पर पिछले 6 महीने से मैं अपनी तनख्वाह के कुछ पैसे एक बूढ़ी माँ को देता हूँ। इतना कहकर उसने सारी बात बता दी। नेहा बोली, पुनीत भैया सही बोले, यह तो कोई उपाय नहीं हुआ, आपको उनके लिए कुछ करना चाहिए। पंकज बोला, मैं कर ही क्या सकता हूँ। नेहा बोली, हाँ, हमारी स्थिति भी ऐसी नहीं है कि हम उन्हें अपने साथ भी रख सके, पर बुजुर्गों के लिए भी आश्रम होता है, तो क्यों ना हम उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ आएं? कम से कम उनकी देखभाल तो अच्छे से होगी। पंकज बोला, क्या इसके लिए उनके परिवार मानेंगे? नेहा बोली, अरे, जो लालच में उस अम्मा को घर से बाहर निकालना चाहते हैं, उनके लिए तो यह सुनहरा अवसर होगा। आप एक बार बात करके तो देखिए। अगले महीने पंकज जब पैसा देने पहुंचा तो ललिता पहले ही हाथ आगे कर देती है। पंकज बोला, बहन जी, इतने पैसे में क्या उनकी देखभाल हो जाती है? ललिता बोली, अरे क्या बताऊं, इसमें तो इस बुढ़िया का खाना पीना भी नहीं हो पाता, ऊपर से दवाई का खर्चा अलग। ना जाने इसका बेटा कब आएगा और इसे ले जाएगा। पंकज बोला, मैं एक उपाय बताऊं? ललिता बोली, हाँ हाँ बताओ ना। पंकज बोला, आप अगर कहें तो मैं इन्हें एक वृद्ध आश्रम में छोड़ आता हूँ, क्योंकि उनके बेटे की चिट्ठी आई थी कि अगले महीने से वह पैसे नहीं भेजेगा। तब तक नवीन भी आ गया। ललिता ने सारी बात बताई। नवीन बोला, क्या वह पैसे नहीं भेजेगा? तो हम इन्हें यहाँ क्यों रखेंगे? नवीन ने ललिता के हाथ से वह रुपए ले लिए और पंकज को देते हुए बोला, यह 1000 रुपए तुम रखो और उन्हें वृद्ध आश्रम जाकर छोड़ दो। हमें अब यह मुसीबत हमारे घर में नहीं चाहिए। ललिता कनक जी के पास गई और बोली, चाची, अपना सामान बांधो, यह डाकिया आपको ऐसी जगह छोड़ आएगा जहां आपका बेटा आपसे आकर मिल जाएगा। कनक जी वहां से जाने को तैयार नहीं थी कि नहीं, मेरा पीयूष आएगा और मैं यहाँ नहीं मिलूं तो वह उदास हो जाएगा। पंकज समझाने लगा, अम्मा, मुझ पर भरोसा है। कनक जी कुछ सोची और बोली, मेरे बेटे के बाद मेरा हाल चाल पूछा है तुमने? पंकज बोला, अम्मा, मुझ पर भरोसा करो और चलो। इतना कहकर उसने कनक जी का हाथ थामा और उन्हें वृद्ध आश्रम ना ले जाकर एक घर में ले गया। वहां जाकर डाकिये ने कुछ भी नहीं छुपाया और वहां एक सहायिका को उनकी देखरेख के लिए रखा और उसे सारी सच्चाई बता दी और कहा, उम्मीद पर ही यह जिंदा है। मैं नहीं चाहता उनकी उम्मीद टूट जाए, बस इनका ख्याल रखिएगा। अब हर महीने की आखिरी तारीख को पंकज उनसे मिलने आता। जब भी पैसे देता, कनक जी उसकी आंखों को पढ़ने की कोशिश करती। एक माँ की आंखों से भला कैसे कुछ छुप सकता है? कनक जी बोली, एक बात पूछूं बेटा, सच सच बोलोगे? पंकज बोला, हाँ हाँ अम्मा, बोलो ना। वह बोली, तुम्हें मेरी कसम, झूठ मत कहना। पंकज बोला, अम्मा। कनक जी बोली, क्या मेरे बेटे को कुछ हो गया है? क्या वह लौटकर कभी नहीं आएगा? बेटा, मेरा शरीर अब मुझे बोझ लगने लगा है, पर मन है कि उसके इंतजार में बैठा रहता है। अगर तुम सच्चाई बता दोगे तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। मैं जीवन भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी, क्योंकि जहां मुझे मेरे अपनों ने लालच में सालों तक छला है, वहां गैर होकर भी तुमने मुझे सहारा दिया। बस यह आखिरी बार है, मुझे बस सच्चाई बता दो। पंकज की आंखों में आंसू आ गए। उसने कनक जी का हाथ पकड़ा और बोला, अम्मा, मुझे माफ कर दो, मैं कहीं ना कहीं लोभी हो गया था। पिछले साल मेरी माँ दुनिया से चली गई, मैं उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाया,
पर जब आपको आपके बेटे के इंतजार में देखा था तो मुझे आप में मेरी अम्मा दिखती थी। मैं आपको खोना नहीं चाहता था, इसीलिए आपसे इतने दिनों से झूठ कहता आया। कनक जी सब समझ गई। उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। पंकज बोला, मुझे माफ कर दो अम्मा। इतना कहकर वह भी फूट फूट कर रोने लगा। कनक जी बोली, कोई बात नहीं बेटा, तुम उसके दोषी नहीं हो। तुमने तो मेरा भला ही चाहा, पर दुख तो इस बात का है कि मेरे अपनों ने मुझे इतनी तकलीफ दी कि मुझे दर्द का एहसास नहीं होता। ईश्वर मेरे बच्चे की आत्मा को शांति दे। बस मैं चाहती हूँ मेरे मरने के बाद मेरी जैसी किसी माँ को इतनी तकलीफ ना हो। पंकज बोला, अम्मा अब मैं आपको कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। कनक जी बोली, बेटा तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब तू मुझे सच में वृद्धाश्रम छोड़ आओ। पंकज बोला, अम्मा इस बेटे के होते हुए आप वृद्धाश्रम नहीं जाएंगी, और फिर मुझे भी तो आपका फर्ज उतारने का मौका दो। बहुत एहसान किया है आप लोगों ने बचपन में मुझ पर। कनक जी ने चौंकते हुए पूछा, कौन हो बेटा तुम? मैंने क्या एहसान किया है तुम पर? पंकज बोला, अम्मा याद है आपको वह छोटा बच्चा जिसकी आपने और बाबूजी ने जान बचाई थी? एक दिन पंकज स्कूल से आ रहा था, तभी वह सड़क पार करने के लिए खड़ा हो गया था। बार बार सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह सड़क पार नहीं कर पा रहा था। वह डर रहा था कि कहीं कोई गाड़ी टक्कर ना मार दे। तभी वहां खड़े एक बुजुर्ग दादाजी की निगाह उस पर पड़ी और वह उसके पास आ गए। प्यार से बोले, बेटा डरो नहीं, मैं बच्चा पकड़ने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मेरे हाथ पकड़ो और चलो, मैं सड़क के उस पार छोड़ देता हूँ। पंकज पहले तो डरा, फिर बार बार बुजुर्ग दादाजी के कहने पर मान गया और उनका हाथ पकड़कर सड़क पार करवाई। वह बुजुर्ग प्यार से उसके सिर पर हाथ रखकर उसे खूब प्यार किया और आशीर्वाद भी दिया। पंकज के लिए ऐसा प्यार जीवन में पहली बार मिला था। वह बड़ा खुश होता है और कहता है, दादाजी आपको खूब धन्यवाद। आपने मुझे सड़क पार करवाई और खूब प्यार किया। इसके लिए भी अब मैं घर जाता हूँ। मेरी मम्मी मेरी राह देखती होगी। कल फिर मिलूंगा। बाय बाय दादाजी। नन्हे पंकज की बात सुनकर किशोर जी की आंखें भर आई थी, पर बहुत देर तक उसे निहारते रहे। पंकज अपने घर आ जाता है और माँ से खुश होकर बताता है कि माँ आज मुझे सड़क पार करने में बहुत डर लग रहा था, लेकिन एक बूढ़े दादाजी ने आकर मेरा प्यार से हाथ पकड़ा और मुझे सड़क पार करवाई। खूब प्यार भी किया। कई दिनों तक वही बुजुर्ग दादाजी उसे सड़क पार करवाते, प्यार से गले लगाते, ढेर सारा आशीर्वाद देते, साथ साथ ही उसे खाने के लिए चॉकलेट भी देते थे। अब यह दिनचर्या रोज की हो गई थी। अब यही नन्हे पंकज की उस बुजुर्ग दादाजी के साथ दिनचर्या बन गई थी। एक दिन वह बुजुर्ग दादी जाती हैं और उसे गले लगाकर खूब प्यार करती हैं। यह देखकर पंकज को उसे वक्त बड़ा अच्छा लगता है। कनक जी उसे उसकी पसंद का खाना बनाकर अपने हाथों से खिलाती हैं। यह सब देखकर पंकज को उनसे बड़ा लगाव हो जाता है। वह बुजुर्ग दंपति से बड़ा घुल मिल जाता है। पंकज घर आकर अपनी माँ को यह बताता है कि माँ मैं आज उन बुजुर्ग दादाजी के घर गया था। वह लोग बड़े अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने भी उन्हें बहुत प्यार करता हूँ। माँ चलो उनसे आपको मिलवाता हूँ। माँ को अपने बेटे की बात सुनकर उन बुजुर्ग से मिलने की उत्सुकता आ जाती है। आखिर उन्हें भी जानना था कैसे लोग हैं। उन्होंने पंकज से कहा, चलो कल मैं चलूंगी मिलने। बच्चा खुशी से उछलने लगता है। जैसे ही सुबह हुई, तैयार होकर वह अपने माता पिता को लेकर बुजुर्ग किशोर जी के घर पहुंच जाते हैं और अपने माता पिताजी का परिचय उनसे करवाते हैं। पंकज की माँ उनसे मिलकर बहुत खुश होती है। सावित्री जी कनक जी से उनके बच्चों के बारे में पूछती हैं। तब कनक जी की आंखों में आंसू लेकर उदास हो जाती हैं और रोते हुए बताती हैं कि वह निसंतान दंपति हैं। उनकी अपनी कोई औलाद नहीं है। उनके कान तरस गए हैं माँ शब्द सुनने को। कनक जी ने सावित्री को बताती हैं
कि उनका आंचल एक नन्ही जान को छिपाने के लिए वंचित है। रोते हुए आगे कहती हैं कि मैं बच्चों के लिए किस किस अस्पताल नहीं गई, कहाँ कहाँ माथा नहीं टेका, कहाँ कहाँ मन्नतें नहीं मांगी, सभी देवी देवता तक पूजा की, पर फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। ना जाने मेरी पूजा में क्या कमी रह गई कि मेरी झोली नहीं भरी। अभी तक तब से मेरा भगवान से भरोसा ही उठ गया है। कोई देवी देवता नहीं होते, सब पाखंड हैं, छलावा है। तब से हमने पूजा पाठ सब बंद कर दिया है। सावित्री जी, कनक जी का दर्द सुनकर उनके आंसू पोंछती हैं और कहती हैं, बहन जी अब आप रोइए नहीं। पंकज भी आपके बच्चे जैसा है, वह आपसे रोज मिलने आएगा। आप भी उसके माता पिता हैं। आप दोनों के साथ हमारा रिश्ता बन गया है। अब पंकज की आप लोगों के साथ कितना घुल मिल गया है। यह बात सावित्री के मुंह से सुनकर कनक जी बहुत खुश होती हैं और उन दोनों को सम्मान से विदा करती हैं। अब क्या था, पंकज अपने घर से ज्यादा कनक जी के घर में ही रहता था और कनक जी और किशोर जी भी खुश थे। एक दिन पता चलता है कि कनक की मां बनने वाली है, तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। जो इतने सालों से नहीं हुआ, वह आज जैसे नन्हे पंकज की उनकी पुकार भगवान तक पहुंचा दी थी। समय बीता, कनक जी ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। दोनों ही बहुत खुश थे, पर पंकज के पापा को नौकरी की वजह से अपने परिवार के साथ दूसरे शहर में शिफ्ट होना पड़ा था। उसके बाद वह पंकज से कभी नहीं मिली थी। लेकिन जब पंकज की नौकरी लगी और वह पोस्टमैन बनकर उस पते पर पहुंचा था, तो वहां कनक जी को देखकर उसकी आंखें भर आई थी। और जब उसे पता चला कि उनका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, तो उसने एक बेटा बनकर अपना फर्ज पूरा किया। पंकज की बात सुनकर कनक जी रो पड़ी और उसे गले से लगा लिया। तो सच में वही नन्हा पंकज है ना? कनक जी ने पूछा। हाँ अम्मा, मैं आपका वही पंकज हूँ। घर आकर पंकज नेहा को सब सच बताता है, तो उसकी भी आंखें भर आती हैं और कहती हैं, क्यों ना हम उनको अपने साथ रख लें। हम दोनों को माँ मिल जाएगी और गोलू को दादी। पंकज बोला, मैं रास्ते में यही सोचता रहा, पर तुमसे कहने की हिम्मत ना कर सका। पर अच्छा हुआ तुमने कह दिया। अगले दिन दोनों घर लेकर आते हैं और उनका खूब ख्याल रखते हैं। एक दिन कनक जी बड़ी उदास बैठी थी, तो पंकज बोला, क्या बात है अम्मा? कनक जी बोली, कोई बात नहीं बेटा, तुम इसके दोषी नहीं हो। तुमने तो मेरी मदद ही की। मेरे मरने के बाद मेरी जैसी किसी माँ को इतनी तकलीफ ना हो। पंकज बोला, माँ आप बोलो, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? कनक जी बोली, मैं अपने बेटे की याद में वृद्ध आश्रम वालों की कुछ मदद करना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे किसी वकील से मिलवा दो, तो मैं अपनी संपत्ति एक वृद्धाश्रम के नाम करना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे मेरे रिश्तेदारों से अपना हक लेना होगा। पंकज ने वृद्धाश्रम के कुछ लोगों से बात की और कुछ आश्रमों में जाकर कनक जी की कहानी बताई, तो एक सरकारी वकील उनके लिए सामने आया। नवीन और ललिता को कोर्ट का नोटिस मिला। ललिता ने खूब जली कोटी कनक जी को सुनाई। इसी दिन के लिए इतने दिन से हम तुम्हें पाल रहे थे। अरे अब तो तुम्हारा बेटा भी नहीं रहा, तो यह संपत्ति लेकर क्या करोगी? क्या इस पोस्टमैन को दोगी? कनक जी ने जोरदार थप्पड़ ललिता को लगाया और बोली, तुम औरत हो ही नहीं सकती। तुम तो मेरे अपने थे, पर तुम लोगों ने लालच में मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया। वह बेचारा तो गैर है, इसने तो मुझे सहारा दिया। अगर यह लेना चाहे तो मैं सारी संपत्ति इसे दे दूंगी। पर देखो यह कितना खुददार है। आज तक इसने मुझे बस दिया है, कभी लिया नहीं। और यह संपत्ति मेरे बेटे के हिस्से की है, तो उसी के नाम से जानी जाएगी। इस पर तुम लोगों का कोई हक नहीं है। पूरे गांव में ललिता और नवीन की थू थू होने लगी। रिश्तेदारों ने उसके साथ हर रिश्ता तोड़ लिया। कनक जी को न्याय मिला। उन्होंने आधे पैसों में वृद्धाश्रम के ऊपर 4 कमरे बनवाए, जिसे पीयूष का नाम दिया, और आधे पैसे पंकज नेहा को दे दिए। उस दिन कनक जी के चेहरे पर एक संतोष का भाव था। कनक जी ने अपने कान के बूंदे खोलकर
नेहा के हाथ में दे दिए और बोली, बड़ा शौक था अपने बेटे की शादी करूंगी, बहू लाऊंगी, पर कोई बात नहीं, तुम भी तो मेरी बहू जैसी हो। इस माँ की आखिरी निशानी समझ कर रख लेना। और दोनों को कसम देकर कहा कि अब तुम लोग मुझे यही रहने दो, मैं अपने बेटे की याद में यही रहना चाहती हूँ और तुम लोग यहाँ मत आया करना, वरना तुमसे बिछड़ने का गम मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। इतना कहकर कनक जी उठकर वहां से चली गई, लेकिन पंकज नेहा नहीं माने। वह हर रोज उनके लिए खाना लेकर जाते और उनके साथ घंटों वक्त बिताते। करीब 6 महीने बाद आश्रम से पंकज को फोन आया कि कल रात कनक जी ने अंतिम सांस ली। उस दिन पंकज बहुत रोए और पत्नी से बोला, माँ के जाने के बाद इस माँ का प्यार मिल रहा था, पर यह भी चली गई। नेहा बोली, यह भी तो देखिए कि उनकी तपस्या अब खत्म हुई। बेचारी ने बहुत कष्ट सहा था, गेरों ने उन्हें कितना छला था, पर आपसे उन्हें अपनापन मिला, तो अब उन्हें जाने दीजिए और अपना आखिरी कर्तव्य निभाइए। पंकज आगे बढ़कर कनक जी का सारा क्रियाकर्म करता है और नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि देता है, जो समाज के लिए एक संदेश बना। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।